हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्वनी कुमार अश्वनी क्लासेस से। और आज हम पढ़ने वाले हैं सिक्स क्लास की एसएसटी हमारे अतीत का अध्याय एक का भाग एक, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो शुरू करते हैं। एक और बात कि एनसीईआरटी में क्या होता है ना, कि ये कहानियों के माध्यम से चैप्टर को समझाती है। ठीक है। तो इसमें एक लड़की है रशीदा, उसका सवाल है, देखते हैं क्या है। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। ठीक है। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। अब इस सुर्खी क्या होता है? इसका मतलब होता है, जो आपने देखा होगा अखबार के अंदर काले काले बोल्ड अक्षर में लिखा होता है, उसे बोलते हैं हेडिंग। ठीक है, उसी को बोलते हैं सुर्खियां भी। ठीक है। 100 साल पहले उस अखबार में क्या लिखा था? उस अखबार में लिखा हुआ था 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति मतलब याद हो। ठीक है। लेकिन बहुत पहले यानी बहुत साल पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है? तो ये उसका सवाल था। अब आगे देखते हैं। हमारे अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों मतलब कि शिकारियों, आखेट मतलब होता है शिकार, और आखेटकों क्या होता है? शिकारियों। ठीक है। इनके बारे में, पशुपालकों के बारे में, कृषकों के बारे में, शासकों के बारे में। शासक मीन्स राजा, राजा महाराजा को बोलते थे वहाँ के शासक। ठीक है। व्यापारियों के बारे में, पुरोहितों के बारे में। पुरोहित होते हैं हमारे पंडित लोग। शिल्पकारों जो मूर्तियाँ बनाते हैं, कलाकारों जो ड्राइंग करते हैं ना, कलाकारी करते हैं, चित्र बनाते हैं, और संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, और कौन से नाटक देखा करते थे। ठीक है। या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। इतिहास के बारे में ये सब जानकारी हम जान सकते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं। लोग कहाँ रहते थे? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? लोग कहाँ रहते थे? तो मानचित्र एक में पेज नंबर 2 पे नर्मदा नदी का पता लगाओ। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। देखते हैं कहाँ पे है। ठीक है। तो ये रही हमारी नर्मदा नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। कई लाख वर्ष पहले से, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। ठीक है। बहुत लाखों साल पहले से जो लोग हैं वो इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्रह क्या होता है? संग्रह होता है इकट्ठा करने वाले। ठीक है, देखते हैं आगे। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से, विशाल संपदा मतलब संपदा होता है प्रॉपर्टी, तो जो आसपास के जंगल थे ना वो बहुत बड़े थे, तो उसे कहा गया है ये संपदा है एक तरीके की, है ना। तो संपदा से परिचित थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कौन सी चीज खाने के जंगल में होती है, कौन सी चीज जहरीली होती है, किसे खाएं किसे ना खाएं, है ना, किसे इकट्ठा कर लें। तो ये सब उनकी जानकारी में था, है ना। परिचित मतलब क्या होता है? जानकार थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का सही से संग्रह किया करते थे। यहीं से संग्रह किया करते थे, मतलब जंगल से। ठीक है। वे जानवरों का आखेट मतलब कि शिकार भी करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब तुम पश्चिम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी का पता लगाओ। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उत्तर पश्चिम क्या होता है। ठीक है। इसके पहले मैंने एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें मैंने ये बड़े अच्छे तरीके से समझाया है कि दिशाओं का ज्ञान कैसे लिया जाए, है ना, कौन सी दिशा किस तरफ होती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप देख लेंगे। ठीक है। फिर भी फिलहाल के लिए
यहाँ भी मैं बता देता हूँ कि जो ये मैप बनाया, ठीक है, तो मैप के ऊपर सबसे क्या होता है, उत्तर, और नीचे क्या होता है, दक्षिण, और इस तरफ क्या होता है, पूरब, और इस तरफ क्या होता है, पश्चिम। तो यहाँ पे क्या बोला है, उत्तर पश्चिम, है ना। तो उत्तर ये रहा और पश्चिम यहाँ पर रहा, तो उत्तर पश्चिम, यानी यहाँ पर किसी एरिया में इस बीच में कहीं ना कहीं पे सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ होंगी। देखते हैं, तो ये रही सुलेमान पहाड़ियाँ और किरथर पहाड़ियाँ, ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना, मतलब उगाना आरंभ किया, मतलब शुरू किया, ठीक है। तो लगभग 8,000 वर्ष पहले यहाँ पर ना खेती हुई, सीधी सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। ये लोग गांव में रहते थे, कहाँ रहते थे, गांव बना के, ठीक है। अब आगे देखते हैं। उत्तर पूर्व में गारो, उत्तर पूर्व क्या होता है, यहाँ सबसे ऊपर क्या होता है, उत्तर, और पूर्व यहाँ होता है, तो उत्तर पूर्व क्या हो गया, यानी इस एरिया, यानी ये एरिया क्या है, उत्तर पूर्व है। तो उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य मतलब बीच में, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। तो उत्तर भारत में गारो, ये रही गारो पहाड़ियाँ, और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, तो वो ये रही, ठीक है। इनके बारे में पढ़ते हैं। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, ठीक है। स्टार्टिंग तो वही थी भाई सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के पास, लेकिन विकास कहाँ पे हुआ इनका, यानी इन्होंने और अच्छी खेती करना कहाँ सीखा, गारो और विंध्य पहाड़ियों के पास, ठीक है। ये कुछ ऐसे स्थान थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। क्या उगाया गया, चावल, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या उगाया गया, सबसे पहले चावल उगाया गया, कहाँ पर, गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो जो जहां पर सबसे पहले चावल उगाया गया वो स्थान कहाँ पर थे, गारो पहाड़ियों के पास और विंध्य के उत्तर में। विंध्य के उत्तर मतलब सपोज सपोज क्या है ही कि यहाँ पर क्या है, विंध्य पहाड़ियां हैं, इसके ऊपर की तरफ उगाया गया हमने चावल को, ठीक है। आगे देखते हैं। ये रहा। अब मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास कीजिए। तो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां देखते हैं आगे। ये रहा, सिंधु नदी ये वाली है, ठीक है, और इसकी सहायक नदी कौन सी है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। ये 5 सहायक नदियां हैं सिंधु की, ठीक है। आगे देखते हैं। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, ठीक है। सहायक नदी उन्हें बोलते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, ठीक है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व, 4700 साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, ठीक है, नगर बसने लग गए अब यहाँ पर, ठीक है। गांव, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे, गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। सबसे पहले लोग कहाँ पर नगर बसाए थे लोगों ने, सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे। लेकिन 2500 साल पहले कहाँ पर नगर बसे, कहाँ पर बसे, गंगा नदी की सहायक नदियों के किनारे और समुद्री तटवर्ती इलाकों में। तट का मतलब क्या होता है, तट का मतलब वो होता है जो पानी के पास हो, जैसे कि समुद्र इतना बड़ा होता है तो जो उसके पास जो एरिया होता है ना, जहाँ पे जमीन होती है उसे बोलते हैं तट। इसी प्रकार से जो नदी के पास का एरिया होता है ना उसे बोलते हैं तट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ, ठीक। गंगा नदी कहाँ पर है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो गंगा नदी है यहाँ पर ही, यहाँ पे, ठीक है, ये वाली गंगा नदी है। और सोन नदी कहाँ पे है, ये रही, ठीक है। अब यहाँ की बात देखते हैं क्या है यहाँ के लिए।
गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। ठीक है, देख लिया। अब गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मतलब क्या है, अगर गंगा नदी यहाँ पे ऐसे बह रही है तो इसका दक्षिण कहाँ होगा, नीचे की तरफ। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, पावरफुल थे। शासक क्या होता है, जो यहाँ पे राज करते थे। ठीक है, शासन चलाते थे, उसे बोलते हैं शासक या फिर राजा। और उन्हें एक विशाल राज्य और उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना भी की थी। ठीक है, उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना थी या की गई थी जहां पर पावरफुल लोग रहते थे। ठीक है, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीपों के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। मतलब ये है कि लोगों ने देश विदेशों तक यात्रा करी थी। ठीक है, कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण। प्राकृतिक आपदा मतलब कहीं पे खाना नहीं है ना, कहीं पे अकाल पड़ गया है, कहीं पे सूखा पड़ गया है, तो इस वजह से प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। ठीक है, कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। मूल्यवान होता है जिसकी कीमत बहुत ऊंची होती है। ठीक है, महंगी वस्तु। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। ठीक है, कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। ठीक है, उत्सुक थे वो, या उनको नई नई जगह खोजने के लिए। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। ठीक है, जब कोई किसी और नई जगह से आता है तो लोग देखते हैं कि ये कैसा है, कैसे कपड़े पहनता है ना, कैसे खाने खाता है, कैसी भाषा बोलता है, किस तरह के पकवान खाता है, ये सब बातें लोग देखते हैं, तो लोग उससे सीखते भी थे और अपना सिखाते भी थे कुछ, है ना। आगे बढ़ते हैं। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो सीमा आज हमने बॉर्डर के रूप में बनाई है ना, कि पाकिस्तान और भारत के बीच में ये बॉर्डर है, चाइना और भारत के बीच में ये बॉर्डर है, यानी मैकमोहन लाइन है, और पाकिस्तान और भारत के बीच में रेड क्लिफ रेखा है ना, और बांग्लादेश और भारत के बीच में 4 BA कॉरिडोर है। तो ये सब है मानव निर्मित बॉर्डर, सीमाएं, है ना। लेकिन प्राकृतिक रूप से कैसे सीमा बनती है दिखाते हैं। क्या है कि यहाँ पर तो पूरे में समुद्र है, ठीक है, और यहाँ पर सिंधु नदी है, और यहाँ पर हिमालय पर्वत है। ठीक है, तो भारत की जो उपमहाद्वीप है ना, जो भारत उपमहाद्वीप है, इसको प्राकृतिक रूप से एक बॉर्डर बना हुआ है। ठीक है, तो उसके बारे में बता रहा है, यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं एक बार फिर से मानचित्र को देखो। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। तो यही हमारी प्राकृतिक सीमा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वैसा कर पाए, जो चाहेगा ही नहीं तो वो क्या कर पाएगा, है ना। तो वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप अब गहरे समुद्र को पार कर सके, इसका मतलब ये नहीं वो तैर के पार करा उन्होंने, ठीक है, जहाज बनाए तब पार किया था। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए, तो यहीं पर रहने लग गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। ठीक है, मतलब और अच्छा बनाया, कई और पैसे वाला बनाया। समृद्ध क्या होता है, हर तरीके से समृद्ध हुए,
अब लोग यहाँ पे आते थे तो व्यापार भी करते थे, है ना, व्यापार भी लोगों ने किया है, तो हमारी संस्कृति समृद्ध हुई है, अच्छी बनी है। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने यानी गाने बनाने, और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। ठीक है, बहुत ऐसा हुआ है कि लोगों ने यात्रियों से सीखा है, जो लोग आते थे बाहर से भारत के अंदर, उनसे भी सीखा है, उन्होंने सिखाया भी है, बहुत सी बातें हैं। ठीक है, तो इसके आगे का चैप्टर हम अगली वीडियो में भी देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए अगर कोई दिक्कत है तो, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और शेयर करिए। धन्यवाद।